हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से संबंधित वीडियो। तो गाइज बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में मिल जाएंगे। और गाइज हमारे वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो प्रेरित कहाँ से हैं, कहाँ के संविधान से हमारे संविधान में आए। क्योंकि हमारा संविधान जो है वो कहीं ना कहीं से बहुत सारे संविधानों से प्रेरित है और बहुत सारे संविधानों से संकलित किया गया है। तो देखिए गाइज, हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो प्रेरित हैं आयरलैंड के संविधान से। कई बार ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों को मान्यता है। कैसी मान्यता है, देखिए नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो नैतिक एवं राजनीतिक हैं। इन्हें कानूनी मान्यता नहीं है, लेकिन नैतिकता के आधार पर और राजनीति के आधार पर इन्हें क्या किया जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मान्यता दी गई है। उसके बाद देखिएगा, जबकि मूल अधिकार कैसे हैं, मूल अधिकार जो हैं वो कानूनी रूप से मान्य हैं। तो मूल अधिकार जो हैं वो कानूनी रूप से मान्य हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं नैतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रेरित कहाँ से हैं, मतलब कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपको ये भी बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा, दो चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है। समान आचार संहिता। समान आचार संहिता का मतलब है, देखिए जब आचार संहिता लगती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। जबकि समान नागरिक संहिता, जहां पर सभी नागरिकों को समान अधिकार, सारे के सारे नियम सब समान होंगे, वो क्या है, नीति निर्देशक तत्व का भाग हैं। जबकि समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन आता है और समान संहिता के चक्कर में हम देखिए समान संहिता यहाँ पर है और ये आचार है, जबकि यहाँ पर नागरिक है, ये ध्यान रखना है। समान आचार संहिता नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, जबकि समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व का भाग है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। समान आचार संहिता क्या है, नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। जबकि समान नागरिक संहिता क्या है, नीति निर्देशक तत्व का भाग है। उसके बाद गाइस देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ही लिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे वो महिला है या पुरुष है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अनुच्छेद 51 में है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 51 है। उसके बाद गाइस देखिए, पुरुष अथवा स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, यानी समान अवसर प्रदान करने का अधिकार किस में है, तो अनुच्छेद 39 का में है। ये आपको ध्यान रखना है। स्त्री या पुरुष, किसी को भी स्त्री या पुरुष के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। उन्हें अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। गाइस उसके बाद देखते हैं ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए ग्राम पंचायतों का गठन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हुआ है। कई बार ये पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किसके अंतर्गत हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है ग्राम पंचायतों का गठन किसके अंतर्गत हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही हुआ है, अंतर्गत हुआ है। और ये अनुच्छेद 40 का भाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस, एक समान नागरिक संहिता, देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाया, समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व का भाग है और ये आपका अनुच्छेद 44 में निहित है। उसके बाद गाइस, 6 वर्ष से कम आयु
के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा क्या है, किसके अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 45 में साफ लिखा है 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये अनुच्छेद 45 कहता है। उसके बाद कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका से अलग कर दिया गया न्यायपालिका को, तो ये क्या कहता है? ये कहता है आपका अनुच्छेद 50 कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं और न्यायपालिका एक स्वतंत्र शक्ति है। उसके बाद देखिएगा गाइज, एक क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये एक केस पड़ा था, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में साफ साफ स्पष्ट कर दिया। विजय इमैनुअल और केरल सरकार के बीच में ये केस हुआ 1986 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रगान गाने के लिए आप किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते। उसके बाद गाइस देखते हैं इस वीडियो में, देखिएगा मूल कर्तव्य। कल हमने आपको समझाया मूल अधिकार क्या होते हैं, तो मैंने आपको स्पष्ट किया था कि मूल अधिकार जो हैं वो किसी भी राज्य या उसकी सरकार द्वारा उसके नागरिकों को दिए गए अधिकार होते हैं, जबकि मूल कर्तव्य होते हैं जो वहाँ के नागरिकों की ड्यूटीज़ होती हैं, यानी उनके कर्तव्य होते हैं देश के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो मूल कर्तव्य के अंतर्गत आती है। तो चलिए गाइस देखते हैं हम मूल कर्तव्य, जो कि भाग 4 का में है। देखिए भाग 4 का ही भाग है, भाग 4 का, जो कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और ये अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 51 है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है। तो देखिए सबसे पहले मूल कर्तव्य कहाँ से प्रेरित हैं? तो पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित हैं मूल कर्तव्य, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए आप जो कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा भाग या कौन सा जो चीज़ें हैं उन्हें कहाँ से लिया गया है, वो कहाँ से प्रेरित हैं, ये आपको विशेषता ध्यान रखना है। तो गाइज मूल कर्तव्य प्रेरित हैं आपके पूर्व सोवियत संघ से। उसके बाद मूल कर्तव्यों से संबंधित समिति थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऐसे समझिएगा, कई बार पूछा गया है। मूल कर्तव्यों से संबंधित समिति कौन सी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी, ये आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण सिंह समिति जो थी मूल कर्तव्यों से संबंधित थी और इसी समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 का में 51 का के अंतर्गत जोड़े गए। लेकिन इस स्वर्ण सिंह समिति ने जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का जो सुझाव दिया था वो 8 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में कुल मूल कर्तव्य जो जोड़े गए उनकी संख्या 10 थी, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। उसके बाद देखिएगा ये तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन बाद में 11वें मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर बन सकता है। 11वें मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो आपको ध्यान रखना है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया है। उसके बाद मूल कर्तव्य को किन 2 भागों में बांटा गया है, ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो 2 भाग हैं, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, ये ध्यान रखना है। नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। उसके बाद गाइस देखते हैं राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की रक्षा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपको ध्यान रखना है। ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की रक्षा ये मूल कर्तव्य का भाग नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनमें कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको 11 के 11 मूल कर्तव्य के बारे में बताऊंगा, तब आपको लगेगा कि ये भी इसी का भाग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारक जो हैं इनकी रक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है, ना कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। उसके बाद गाइस देखते हैं, देखिए मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो मूल कर्तव्य केवल देश के नागरिकों पर लागू होते हैं, बाहर से आए व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस चलिए देखते हैं हम मूल कर्तव्य, यानी कि हमारी जो
ड्यूटीज़ हैं देश के प्रति वो क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए गाइज, पहला जो मूल कर्तव्य है वो आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान। ये हमारा क्या है, हमारी ड्यूटीज़ है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, कि हम अपने देश के प्रति उन चीज़ों का ध्यान रखें, आदर्शों का ध्यान रखें, संस्थाओं का ध्यान रखें, राष्ट्रध्वज का ध्यान रखें, राष्ट्रगान का, इन सब का हम क्या करें, सम्मान करें। दूसरा हमारा जो है, आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले उच्च आदर्शों, मतलब जो हमारे महापुरुष हैं, उनका सम्मान करें। तीसरा है संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा, मतलब जहाँ पर हमारी आज़ादी, हमारी एकता और हमारे अखंडता की रक्षा हो, ऐसा काम करें, ऐसा कोई कुकृत्य ना करें जिससे हमारी संप्रभुता, एकता और अखंडता खतरे में पड़े। उसके बाद गाइस देखते हैं हम चौथा हमारा जो मूल कर्तव्य है वो देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा है। मतलब देश की रक्षा करना चाहिए और राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। उसके बाद पांचवा है समरसता, सम्मान, भ्रातृत्व की भावना, धर्म, भाषा, भेदभाव से परे, कुप्रथाओं का त्याग। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारा समान भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, हमें देशभाव नहीं होना चाहिए, धर्म, भाषा, भेदभाव से परे होना चाहिए। किसी धर्म या भाषा को हम क्या करें, उन पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। कुप्रथाओं का त्याग करना चाहिए, खासकर उन कुप्रथाओं का जो महिलाओं से संबंधित हैं। उसके बाद देखते हैं अगला है सामाजिक संस्कृति का महत्व समझें। हमारे देश की जो संस्कृति है उसका महत्व समझना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं वन्य, झील, जीव, नदी की रक्षा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वन्य, झील, जीव, नदी की रक्षा करना चाहिए। आठवां है आपका दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। उसके बाद नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें, हिंसा से दूर रहें। तो देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ठीक है, और यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों, इन दोनों में अंतर समझना है आपको। सार्वजनिक संपत्ति में इसे मत समझ लेना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की रक्षा जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, जबकि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहें ये किस में है, मूल कर्तव्य में है। उसके बाद व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन। हमारी जो व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं या हम किसी टीम के साथ या सामूहिक रूप से जो काम करते हैं उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, जिससे उसमें प्रयत्न और अपनी उपलब्धियां जोड़ें, अपने समूह की उपलब्धियां जोड़ें। जब हमारी खुद की उपलब्धियां होंगी, खुद हम अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे तो हमारे देश के प्रति भी देश भी क्या करेगा, तरक्की करेगा। उसके बाद गाइस देखते हैं 11वां, जो कि आपका जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है, और ये आपका था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के संरक्षक, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये आपका मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ाया जाए। ये जिम्मेदारी उसके संरक्षक की है, उसके माता पिता की है। ये आपका जोड़ा गया मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य में, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो गाइज, मैं समझता हूँ आपको मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज, आशा करते हैं आपके जो इश्यूज हैं या फिर आपके जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों को लेकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।